ओके। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो अरेकिडोनिक एसिड पाथवेज है। इससे पहले एक क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। वो इस तरह है कि एक फ़ीमेल है जिसकी उम्र 24 साल है। वो डॉक्टर के पास जाती है और उसे उसकी कंप्लेन है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और वीजिंग, ये दो बेसिकली उसकी कंप्लेंट्स हैं। ओवर द काउंटर वो मेडिसिन यूज़ करती है जिसमें एस्प्रिन मौजूद है और इसके अलावा उसकी IgE कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल है, सीरम IgE कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल है और इयोसिनोफिलिया नहीं है। तो क्वेश्चन स्टेम में जो बताया गया उसके हिसाब से जो आंसर्स दिए गए हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें उसने ये पूछा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी इस पेशेंट में और जो कि सिम्टम कॉज कर रही है। तो ऑप्शंस में थ्रोम्बोक्सिन A2, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन में PGI2, ल्यूकोट्राइन्स, साइक्लोऑक्सीजनेज, ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। इसका आंसर जानने के लिए हमें इस पाथवे में जाना पड़ेगा जो हमारे सामने अभी मौजूद है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि अरेकिडोनिक एसिड पाथवे है क्या। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड होते क्या हैं। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, अगर ये एक सेल में बनाऊं और सेल का ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर से बना होता है और इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स भी मौजूद होते हैं। तो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, जब हम तोड़ेंगे, तो हमारे पास जो एक केमिकल रिलीज़ होगा उसे हम कहेंगे अरेकिडोनिक एसिड। ये अरेकिडोनिक एसिड जो है, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए हम दो पाथवेज में से गुजारते हैं। एक का नाम है कॉक्स पाथवे जिसे साइक्लो ऑक्सीजनेस कहते हैं और दूसरा है लॉक्स पाथवे जिसे लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे कहा जाता है। अब ये हम कर क्यों रहे हैं? बेसिकली हम इसको करने का मकसद ये है कि हम ये चीज़ें बना सकें जो हमारे पास डाउन द स्क्रीन मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन मौजूद है जो कि साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे के ज़रिए मिलती हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स जिसमें LTB4, ल्यूकोट्राइन B4, C4, D4 और E4 मौजूद हैं जो कि लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे के ज़रिए हमें मिलती हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों है हमें? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि इन्फ्लेमेशन करने के लिए हमारे पास कई चीज़ों का होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए ल्यूकोट्राइन्स के लिए न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस की ज़रूरत है। होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ब्लड वेसल है और यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही है, इस इन्फ्लेमेशन के लिए यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट करना ज़रूरी है। तो इधर से एक ल्यूकोट्राइन B4 रिलीज़ होंगे और ये ल्यूकोट्राइन B4 ब्लड वेसल में मौजूद न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ बुलाएंगे और उन्हें दावत देंगे कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन में आकर अपना किरदार अदा करें। तो इसलिए ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को बनाना और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना, ये सब काम जो है यहाँ से मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से शुरू होकर इन जगह पर आकर ख़त्म होगा। अब हमारे पास मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोस्टासाइक्लिन्स में PGI2 है। ये क्या करता है? प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने देगा और वेसल टोन को इंक्रीज़ नहीं होने देगा, यानी डिक्रीज़ करेगा। इसका टोटल ऑपोजिट इफेक्ट जो है वो थ्रोम्बोक्सिन A2 करता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट को एडहियर करवाता है, एग्रीगेट करवाता है और वेसल टोन को इंक्रीज़ करवाता है, यानी कि इससे वेसल जो है वो नैरो हो जाएगी और प्रोस्टासाइक्लिन देने से वेसल जो है वो डायलेट हो जाएगी। इसीलिए प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 कई ऐसी डिजीज़ में यूज़ होते हैं जिसमें हमें वेसल्स को डायलेट करवाना होता है, वो हम आगे जाके प्रोस्टासाइक्लिन्स में देखेंगे। इसके अलावा अब हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई कि हम ये क्यों ज़रूरी है ये पाथवे और हम इसे करना क्यों चाहते हैं, लेकिन हम बाकियों की भी देखते हैं कि बाकी प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं और थ्रोम्बोक्सिन क्या करते हैं, ताकि हमें पूरा समझ आ जाए कि इन्फ्लेमेशन में इनका किरदार है क्या। फिर उसके बाद हम इसमें मुख्तलिफ जावियों से देखेंगे कौन सी ड्रग्स कहाँ पर काम करती हैं। तो सबसे पहले PGI2 वेसल टोन को डिक्रीज़ करती है। उसके अलावा PGE2 और F2 यानी दोनों, 1 जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है वेसल्स की टोन को, जबकि 2 जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है यूट्राइन टोन को। तो अगर 1 की बात करें तो वो डिक्रीज़ कर रहा है वेसल टोन को और 2 की बात करें तो वो इंक्रीज़ कर रहा है यूट्राइन टोन को। अगर हम इसे तस्वीर को अगर गौर से देखें, नीचे अगर
हमने दिखाया है। कि अगर आप इस तस्वीर में गौर से देखें कि ये जो PgI2 है ये डिक्रीज़ कर रहा है वेसल टोन को, और E2 और F2 जो है वो यूट्राइन टोन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास लास्टली जो हमारे पास C4, D4 और E4 जो मौजूद हैं, इनका फंक्शन क्या है। C4, D4 और E4 ब्रोंकियल टोन को इंक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक ब्रोंकाई लेता हूँ और ये फॉर एग्जांपल ये एल्वुलाई है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर इसके रिसेप्टर्स मौजूद हैं। इस रिसेप्टर पर C4, D4 और E4 ये जाकर बाइंड होंगे, इनमें से कोई भी बाइंड हो सकता है, और जैसे ही बाइंड होंगे तो ये ल्यूमन नैरो हो जाएगा। जैसे ही ल्यूमन नैरो होगा तो वीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होना शुरू हो जाएगी। ये इसका मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल कोई हवा में या जब हम इनहेल करते हैं तो कई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, तो इस वजह से ये नैरोइंग होती है ताकि वो पार्टिकल्स अंदर एलुलाई तक पहुंचकर डैमेज ना कर सकें। लेकिन इस केस में जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उस वजह से ये जब नैरो हो जाते हैं तो परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और वीजिंग करती। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अब हम क्या करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें फिर से देखना पड़ेगा इस सिनेरियो के हिसाब से जो हमने पेश किया था कि जो फीमेल थी उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थे और हमें क्या करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को जो ब्रेक डाउन करता है एराकिडोनिक एसिड में, उसका नाम है फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज A2 का इनहिबिटर जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देने से कॉक्स पाथवे और लॉक्स पाथवे दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। तो हमारे पास ना प्रोस्टासाइक्लिन, ग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन आएगा, ना ही ल्यूकोट्राइन्स आएगा। जबकि दूसरी जानिब अगर हम इस लेवल पर हम इसे नहीं रोकते तो हम अगला लेवल जो है वो कॉक्स पाथवे का लेवल है। कॉक्स पाथवे में हमारे पास दो पाथवेज हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। कॉक्स 2 इनहिबिटर जो है जो सिर्फ और सिर्फ कॉक्स 2 को इनहिबिट करता है वो सेलीकॉक्सिब ड्रग है जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉक्स 2 इनहिबिटर है। जबकि कॉक्स 1 और 2 दोनों का इनहिबिटर जो है वो एनएसएड्स है। एनएसएड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये एनएसएड जो हैं इनमें दो तरह के एनएसएड हैं, एक एस्प्रिन और दूसरा बाकी तमाम। तो एस्प्रिन इरिवर्सिबल है और बाकी सारे रिवर्सिबल हैं। व्हाट डज इट मीन। असल में जब हम कॉक्स को रोक रहे हैं, जब हम कॉक्स को ब्लॉक कर रहे हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को, तो हमारा मकसद ये है कि हम इसे टेम्प्रेरी ब्लॉक कर रहे हैं या रिवर्सिबली कर रहे हैं या इरिवर्सिबली। इसका मतलब ये है कि अगर हम एस्प्रिन देते हैं फॉर एग्जांपल तो ये दोनों पाथवे बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगे अनटिल अनलेस यहाँ से दोबारा फॉस्फोलिपिड ब्रेकडाउन होकर एराकिडोनिक एसिड बने और कॉक्स बने और फिर ये पाथवे चले। अनटिल अनलेस बेशक एस्प्रिन की अमाउंट मौजूद हो ना हो, वंस इट इज़ ब्लॉक फॉर एवर। दूसरी जानिब रिवर्सिबल हैं। रिवर्सिबल का मतलब है जब तक ड्रग मौजूद रहेगी ये कॉक्स पाथवे इनहिबिट रहेगा, जब ड्रग मौजूद नहीं रहेगी ये कॉक्स पाथवे दोबारा एक्टिव हो जाएगा। इन ड्रग्स में डाइक्लोफेनिक, आइबुप्रोफेन, इंडोमेथासिन, केटारोलैक और नेप्रोक्सिन शामिल हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें लाइपोक्सिजनेस पाथवे, अगर हम लाइपोक्सिजनेस को ब्लॉक करते हैं, इसे रोक दें, तो हमारे पास एराकिडोनिक एसिड से ल्यूकोट्राइन नहीं बन सकते। इस पाथवे को रोकने के लिए जो हमारे पास पहली ड्रग है सिंथेसिस इनहिबिटर जो है वो ज़िल्यूटोन है। ज़िल्यूटोन जो है इसको नहीं होने देगा। जबकि दूसरी जानिब हमारे पास रिसेप्टर ब्लॉकर है। फॉर एग्जांपल अगर किसी वजह से हम ल्यूकोट्राइन बन जाएं और हम इन्हें ब्लॉक करना चाहते हों तो ल्यूकोट्राइन हमने जैसे देखा था ब्रोंकियोल के ऊपर रिसेप्टर मौजूद हैं और इधर C4, D4 और E4 ने काम करना है, तो हम इस जगह को ही ब्लॉक कर दें और इस रिसेप्टर को ब्लॉक करके इन ल्यूकोट्राइन्स को बाइंड ही ना होने दें। तो उसके लिए जो हमारे पास मेडिकेशंस हैं वो मोंटेलुकास्ट और ज़ुफिरलुकास्ट मौजूद हैं। अब हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन जो इन्फ्लेमेटरी मेडिकेटर्स हैं, इनके हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स भी मौजूद हैं जो कि इनके एगोनिस्ट हैं, जैसे एपोप्रोस्टेनोल PgI2 एगोनिस्ट है। जैसे ही ये देंगे
वैसे ही ये प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 की तरह काम करेगा, जबकि एल प्रोस्टाडिल PGE1 की तरह काम करेगा और वेसल टोन को डिक्रीज करेगा। वेसल टोन को डिक्रीज करने से वेसल डायलेट हो जाएगी। इसी तरह PGE2 को इंक्रीज करने के लिए हम डायनोप्रोस्टोन देंगे, यानी डायनोप्रोस्टोन PGE2 की तरह काम करता है और ये यूट्राइन टोन को इंक्रीज करता है, यानी कि यूट्रस को बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है। इसी तरह PGF2 ये भी यूट्राइन को इंक्रीज करता है। इसका जो एगोनिस्ट है वो कार्बोप्रोस्ट है। तो ये बेसिक था कि अब हम देखते हैं उस फीमेल में ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो आ क्यों रही थी। हुआ ये कि इस फीमेल में हमने एक पाथवे बंद कर दिया बाय गिविंग एस्प्रिन। ओवर द काउंटर एस्प्रिन लेने से उसने कॉक्स पाथवे बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, COX-1 भी COX-2 भी। जैसे ही कॉक्स पाथवे बंद होगा तो अरेकिडोनिक एसिड के पास और कोई रास्ता नहीं है कहीं और जाने का, सिर्फ वो ल्यूकोट्राइन्स बना सकता है। ल्यूकोट्राइन जब बनेंगे तो C4, D4 और E4 बनेगा और आप गौर से देखें कि इसका फंक्शन क्या है, ब्रोंकियल टोन को इंक्रीज करना। एस्प्रिन देने से उसकी ब्रोंकियल टोन इंक्रीज हुई और उसकी वजह से उसे वीजिंग और SOB शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो आपके पास आई है कंप्लेन लेकर। तो आंसर में आपने ल्यूकोट्राइन्स सेलेक्ट करना है। थैंक यू।